रुको रुको। रुको बॉस, रुको 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 रुको। रुको यार, रुको प्लीज, रुको रुको। अरे क्या हुआ भाई? भैया आप चलो ना, चलो जल्दी कीजिए, चलिए चलिए। अरे सुनो भाई, पक्का बस ही थी ना? हाँ भैया बस ही थी। चलो फिर, चलो भाई। सारे आदमियों को वहीं बुलाओ, पहुंचते हैं। ओके भैया। तो बीच सड़क पे गोली मार देंगे हम उसे। गोली नहीं मारेंगे, खेतों के बीच जिंदा जला देंगे, ताकि कोई भी आदमी ऐसा काम करने से पहले 1000 बार सोचे। शांत रहो, हाथ तक नहीं लगाएंगे किसी को हम। चोरी चकारी करने नहीं आए, तलाशी लेंगे, समझे? देखो भाई, देखो हमें एक लड़के और लड़की की तलाश है। फटाफट अपना चेहरा दिखाते रहो। इधर छुपे पे। चलो भाई जल्दी करो। चलो पुलिस स्टेशन खबर करते हैं। चलो। शिनाख्त के लिए रख लो और दोनों बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। पता तो चले आखिर इस गांव में मौत किसकी हुई है। और तुमने किया था? जी साहब। कल सुबह तुम दोनों को आना पड़ेगा स्टेटमेंट के लिए। जी साहब। ठाकुर, जो सुबह होने से पहले फॉरेंसिक टीम फोटोग्राफर यहाँ चाहिए। ठीक है सर। इस एरिया को सील करवाओ जल्दी। फिर हमने देखा एक आदमी उस झोपड़ी को जलाकर उसके आसपास कुछ ढूंढ रहा है, और फिर गाड़ी स्टार्ट हुई और तेजी से निकल गई। उस आदमी को पहचानते हो? मसलन उसने क्या पहना था, बाल कैसे थे? मेहंदी कलर का कुर्ता और जीन्स पैंट पहन रखी थी और छोटे घुंघराले बाल थे उसके। पांडे, एक स्केच आर्टिस्ट बुलवाओ और उसकी फोटो बनवाओ जल्दी। हाँ साहब, यही था। यही था? ठाकुर, ये देखो, कहीं देखा इसको? नहीं सर। एक काम करो, इस फोटो को सभी पुलिस स्टेशन में भिजवाओ, ठीक है? तो पता करो आखिर ये आदमी है कौन। जी सर। जल्दी। अबे सुनो भाई, साला उस जगह को ऐसे साफ करना जैसे वहां कोई झोपड़ी थी नहीं, समझे? जी भाई। हाँ हाँ। चलो रे। हाँ? ए, रुको, इधर इधर। छोड़ेंगे नहीं हम किसी को। क्या हुआ? पुलिस को किसी ने खबर कर दिया। अब उस जगह पर पुलिस वाले हैं। सर, हमने पता लगा लिया है, जहां वो हादसा हुआ था वो जमीन तिवारी की है। हमें ये आदमी वहां मिलेगा, और अगर ये आदमी हमें वहां नहीं मिला तो उसका मतलब ये हुआ कि वो आदमी शहर छोड़ के जा चुका है। इससे पहले कि हमें देर हो जाए, हमें वहां पहुंच जाना चाहिए। सर, ये आदमी तो धीरज तिवारी है। धीरज तिवारी? तो दरोगा साहब, आपको हमारे खेत में 2 लाशें मिली
और आपका कहना है कि हमने मारा है। आपने नहीं मारा, इसने मारा है। ऐसा कौन कह रहा है? वही लोग जिन्होंने आपके इसी भाई को उस जगह से भागते हुए देखा। अरे सुनिए दरोगा साहब, हमारा भाई डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा है कानपुर में। कई महीनों से घर नहीं आया, हमने उसकी शक्ल नहीं देखी है। तो उन लोगों ने क्या भूत देखा उसका? ऐसे किसी की भी बातों में आकर दोबारा हमारे घर आने की हिम्मत मत करना दरोगा साहब, समझे? वही हुआ जो सोचा था। छोटा भाई खून करके भाग गया। ठाकुर, धीरज कानपुर के जिस मेडिकल कॉलेज में पढ़ता है ना, तुम वहां जाओ और पता लगाओ कि पिछले 10 दिन वो कहां था, और अगर मिले अरेस्ट हिम। ओके सर। सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। तो लाशें बुरी तरह जल चुकी हैं। सिर्फ ये पता चलता है कि एक लड़का था और एक लड़की। साहब जैसा आपने कहा था कि तिवारी के आस पड़ोस में पूछताछ करो, तो पड़ोसियों का कहना है कि इन्होंने अपनी बहन मधु को अपने घर में कई दिनों तक बंद करके रखा था। पांडे, काम करो, लाश पर जो गहने थे ना वो लो और मेरे साथ चलो, क्योंकि मैं जानता हूं कौन कबूलेगा कि वो कौन थी। ये सामान तो हमारे मधु का ही है। जिस जगह पर खून हुआ उस जगह पर आपके छोटे बेटे धीरज को देखा गया। क्या आप मुझे बता सकती हैं कि धीरज इस समय कहां मिलेगा? देखिए इंस्पेक्टर साहब, हमें भी हमारी मधु की मौत का दुख है, लेकिन हमारे पति ने हमारे बेटों को खानदान की इज्जत की बागडोर थमाई है। अब आप जा सकते हैं। ठीक है, अगली बार आऊंगा तो धीरज को गिरफ्तार करने ही आऊंगा। सर, धीरज कानपुर में नहीं है। मनमोहन के सब गेटों पर छापा मारो। ए दरोगा, छोटे को गाय अरेस्ट किया बे? क्योंकि मेरे पास सबूत है कि धीरज ने पवन और मधु का खून किया है। और अगर तूने कोई होशियारी की ना तो तुझे भी अंदर डाल दूंगा, समझा? साइड बट धीरज, चल बता मुझे कि तूने पवन और मधु को क्यों मारा? देख, बात घुमाने की कोशिश करेगा ना, समझ ले मेरे पास सबूत है कि तू ही कातिल है। बता। हाँ, मैंने किया सब कुछ, मैंने मारा है दोनों को, क्योंकि मुझे मेरी बहन से ज्यादा मेरी खानदान की इज्जत प्यारी है। और आगे ऐसा हुआ ना तो आगे भी मैं ऐसा ही करूंगा। वाह छोटे, वाह वाह, असली भाई है हमारा। तो चिंता मत करियो छोटे, हम जल्दी ले जाएंगे तुझे यहाँ से। हम जिंदा है अभी, ज्यादा दिन नहीं रहेगा यहाँ पे, समझा? चिंता मत करियो तू। नहीं, मैं लेट हो रही हूँ बहुत ज्यादा। ऑफिस आज ही ऑफिस में रुकना था, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि ऑटो। अरे देख के चलो बे। सॉरी। बैठो ना, जल्दी करो। भैया शास्त्री नगर। मधु, माफ कीजिए, आप मुझसे कुछ कह रहे हैं? मधु तुम यहाँ? देखिए, आपको कुछ गलतफहमी हुई है, मैं कोई मधु नहीं हूँ। भैया जल्दी कीजिए ना। रुक बे, एक देंगे खट्टा, रुक। देखो ज्यादा चालाकी ना करो, हम जानते हैं तू मधु ही हो। एक बार बोला समझ नहीं आता, मैं मधु नहीं हूँ। एक्सक्यूज मी इंस्पेक्टर साहब, देखिए ना,
ये आदमी बीच सड़क पे गुंडागर्दी कर रहा है, हमारा ऑटो रोक कर खड़ा है, जाने ही नहीं दे रहा है। क्या बात है भाई, क्यों नहीं जाने दे रहा? अरे ये हमारी बहन है, मधु है ये। सर मैं किसी की बहन नहीं हूँ, मैं कोई मधु वधु नहीं हूँ, मेरा नाम स्मिता, पूछ लीजिए आप किसी से भी। यस सर, शी स्मिता। ये आदमी जबरदस्ती पीछे पड़ रहा है। सर आज से पहले मैंने इस आदमी को कभी देखा भी नहीं है। बैठिए आप लोग रिक्शे में, यही रहो, चल निकल यहाँ से, नहीं तो अंदर कर दूंगा। चल। नमस्कार, मैं पूजा गौर सावधान इंडिया यूपी फाइट्स बैक में आप सबका स्वागत करती हूँ। गाजियाबाद में मनमोहन ने जिस लड़की का चेहरा देखा, उसका चेहरा उसकी बहन मधु से हूबहू मिलता था। कई बार ऐसा होता है कि चेहरे दिखने में एक जैसे लगते हैं, कभी कभी इस हद तक कि हमें देखने में धोखा हो जाता है। पर यहाँ माजरा क्या था? क्या ये लड़की मधु ही थी या फिर इसकी शक्ल सिर्फ मधु से मिलती थी? मनमोहन और धीरज ने अपनी इकलौती बहन को परिवार की झूठी इज्जत के लिए बेरहमी से जलाकर मार दिया था, तो फिर ये जिंदा कैसे हो सकती है? लेकिन इस लड़की को देखकर मनमोहन हैरान था। वो ये कतई मानने को तैयार नहीं था कि खुद को स्मिता बताने वाली ये लड़की उसकी बहन मधु नहीं है। यहाँ सवाल ये था कि अगर ये लड़की मधु है तो अब तक जिंदा कैसे है, और अगर नहीं तो उसकी शक्ल मधु से इतनी कैसे मिलती है? आखिर सच क्या था? कौन थी ये लड़की? ये लो भैया। चल चल। क्या हुआ इतनी देर? अरे यार रास्ते में एक आदमी इसके पीछे ही पड़ गया, बोलता तू मधु है, तू मेरी बहन है। अच्छा तो अब बहन बनाना शुरू कर दिया, वरना बीवी बनाता। बताओ यार चलो अच्छा, चलो चलो, बहुत लेट हो लेट रहा है। हाँ चलो जल्दी करो। हाँ यही है, ऑटो वाले को यही पता बताई थी वो। तुम बैठोगे, जाओ। चौकने रहो बे। पीछा करो, चलो चलो। इधर जाता है बे। वही जो लड़की अंदर गई है ना, कौन है बे? वो कौन है? वो जो भी हो, तुम बाहर चलो, चलो जाओ। सुन चुप, एक जो पूछ रहे हैं ना चुपचाप बता दे, वरना माँ कसम यहीं गोली मार देंगे। बोल। साहब वो सुमिता और मोना मैडम है, इधर फर्स्ट फ्लोर पे रहती है। वो सड़क के उस पार खड़ा है अभी भी, क्या बात कर रही है? हाँ हाय, गुड मॉर्निंग। क्या हुआ, इतनी टेंस क्यों लग रही है? अरे यार एक आदमी कल से पीछे पड़ा हुआ है, स्मिता को बोलता है तू मेरी बहन मधु है, और अब यहाँ तक पहुँच गया है, बाहर खड़ा होकर घूर रहा है। रुक मैं देखती हूँ। क्या यार, वहां तो कोई भी नहीं है। नहीं है? आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मैंने खुद झोपड़ी के साथ उन लोगों को जला दिया था। वो लोग कैसे पढ़ सकते हैं? हो सकता है आपने जिसको देखा वो मधु की हमशक्ल हो। अबे छोटे लेकिन आवाज,
आवाज कैसे मिल सकती है? देख छोटे, हम कह रहे इसने जरूर हमें बेवकूफ बनाया है। भैया उन दोनों को मारने की सजा ही तो मैं भुगत रहा हूँ। तो हम क्या पागल हो रहे हैं? हाँ देख, चाहे वो हमसे कर, लेकिन हम तो पता लगा कर रहे हैं। जे तुम उठ उठ, चल इधर आ। सर क्यों बे? वो लड़की समिता यहाँ कब से रहती है? साहब मैं ऐसा कुछ बता नहीं सकता। इधर ही उड़ा देंगे तेरे को, समझा? बता किसके साथ रहती है वो, बोल। साहब वो समिता रीता और मोना मैडम के साथ रहती है काफी टाइम से। यहाँ जो कुछ भी हो रहा था उस पर यकीन करना बेहद मुश्किल था। अगर मनमोहन की बात माने तो ये उसी की बहन मधु थी। अगर ऐसा था तो फिर मधु के बॉयफ्रेंड यानी कि पवन का क्या हुआ? अगर मधु जिंदा थी तो पवन को भी जिंदा होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर उसका कोई नाम और निशान नहीं था। स्मिता लड़कियों के पेइंग गेस्ट अपार्टमेंट में रह रही थी। अगर ये मधु थी तो फिर ऐसा क्यों था? मनमोहन और उसके भाई धीरज ने जिस झोपड़े में आग लगाकर मधु और पवन को मारकर जलाया था, वहां से दोनों की लाश भी बरामद हुई थी। लेकिन अगर वो दोनों वहां से भी बचकर भाग निकले थे तो फिर वो दो लाशें किसकी थी? मनमोहन के दिमाग में ऐसे अनगिनत सवाल चक्कर काट रहे थे जिनके जवाब उसे किसी भी सूरत में चाहिए थे। और तब तक वो खुद को स्मिता बताने वाली इस लड़की का पीछा छोड़ने वाला नहीं था। हमें स्मिता के बारे में आपसे कुछ पूछना है। तुम कौन हो? हम भाई हैं उसके। घर छोड़कर भाग गई है और अब हमें पहचानने से इनकार कर रही है। अच्छा, तो तुम हो वो पागल? देखो, वो स्मिता है, कोई मधु नहीं है। अरे वो तो हम पता लगा लेंगे, उसकी चिंता ना करो। आप ये बताइए, आप कब से जानती हैं उसे? ज्यादा सवाल जवाब करने की कोई जरूरत नहीं, और मुझे या उसे अब ज्यादा परेशान किया ना तो हम पुलिस में भी कंप्लेन करना जानते हैं, समझे? नाउ गेट लॉस्ट। भैया सच तो हम पता लगा कर रहे हैं। अरे यार, वो पागल लड़का जिसके बारे में तुम लोग मुझे बता रहे थे, वो भी मेरे पीछे पड़ गया और तेरे बारे में पूछ रहा था। देखो, तुम लोग संभल के जाना, और अगर ज्यादा परेशान करे ना तो पुलिस में कंप्लेन करा देना, ओके? सब ठीक तो है? हाँ हाँ। बाहर निकलो। हाँ आ रहे हैं। देखिए, मैं नहीं जानती आप कौन है, लेकिन मेरा पीछा करना छोड़ दीजिए। मैं आपकी कोई बहन नहीं हूँ। मेरा नाम स्मिता शर्मा है। मैं यहाँ कॉल सेंटर में जॉब करती हूँ और लखनऊ से हूँ, समझे तुम? ठीक है, अगर आप कहती है तो हम मान लेते हैं, लेकिन हम तो अचंभित हो गए कि आप हमारी बहन जितना इतना कैसे दिख सकते। मेरी बदनसीबी, समझे? अब जाओ यहाँ से, चलो यहाँ से। सही कहा, आपकी बदनसीबी। क्या बात है, वेरी ब्रेव ऑफ यू स्मिता, शाबाश। मधु बहुत हुआ, अब हमारे साथ घर चलो। क्या बे? क्या चल रहा है? देखिए, ये हमारी बहन है,
और हमारे परिवार के मामले में दखल देने की जरूरत नहीं है, समझे? चलो मधु। मैं कोई बहन नहीं हूँ सर। आज से पहले मैंने इस आदमी को कभी देखा नहीं। मैं इसकी बहन कैसे हो सकती हूँ? कुछ भी। सर देखिए, आप देखिए सर, मैं कोई मधु नहीं हूँ सर। सर देखिए, ये मेरा आई कार्ड है, ये मेरा ड्राइविंग लाइसेंस, ये मेरा पैन कार्ड। देखिए सर, स्मिता शर्मा, मैं मधु नहीं हूँ। आप स्मिता हैं, लेकिन आपकी शक्ल हमारी बहन से इतना मिलती है कि हम क्या बताएं। ये देखिए, ये देखिए, ये हमारी बहन मधु का फोटो। देखो, ये मधु नहीं है, स्मिता है। इनका पीछा मत करो। अगर इनके आसपास भी नजर आया ना तो अंदर कर दूंगा। अगर आपको किसी ने परेशान किया ना, मुझे फोन कीजिएगा। और तू इनका पीछा करना छोड़ दे, समझे? देखिए, हम आपसे माफी चाहते हैं, लेकिन आप खुद एक बार ये फोटो देखकर बताइए कि हमारा शक करना क्या गलत था। अब हम आपको आगे से परेशान नहीं करें। माफी चाहते हैं, माफी चाहते हैं। आप स्मिता हैं, लेकिन आपकी शक्ल हमारी बहन से इतना मिलती है कि हम क्या बताएं। ये हमारी बहन मधु का फोटो है। हेलो इंस्पेक्टर साहब, मैं स्मिता बोल रही हूँ। आप अब बेफिक्र रहिएगा। अब वो आदमी आपको परेशान नहीं करेगा। वो आदमी ये शहर छोड़कर जा चुका है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। भैया चलो। क्या हुआ? 4 दिन से तुम्हें फोन कर रही हूँ, तुम्हारा फोन क्यों नहीं लग रहा? पता है तुम्हें मैं कितनी परेशान थी। हुआ क्या, बताओगी? मनमोहन भैया ने मुझे देख लिया। मुझे तुमसे ये बात करनी थी, लेकिन तुम्हारा फोन। अरे वो साइट पर खराब हो गया था, रिपेयर कराने दिया है। लेकिन भैया को कैसे मालूम चला? अब हम यहाँ भी नहीं रह सकेंगे। कहाँ जाएंगे अब हम? तुम चिंता मत करो। जब हम गांव से भागे थे, खाली हाथ थे, कुछ भी नहीं था हमारे पास। अब थोड़े पैसे हैं, कमा रहे हैं। थोड़े और पैसे इकट्ठे हो जाए, हम मुंबई चले जाएंगे, शादी कर लेंगे। वहां हमें कोई नहीं पहचानेगा। भरोसा रखो। बैठ, अबे बैठ, अबे तू भी बैठ, बैठ। हमारे माथे पर कुछ लिखा है का? बेवकूफ समझती है हमें तू? क्यों है? अब सुन लो तुम दोनों, हम तुम दोनों को मारेंगे और हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, जो कि तुम दोनों तो मर चुके हो। और तुम्हें मारने की सजा धीरज जेल में काट रहा है, तो हमें तो सजा होगी नहीं। तो बस अब हम तुम दोनों को मारेंगे और पक्के वाला मारेंगे, समझे? अबे रोक! अबे चल 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 चल। मनमोहन मधु की हमशक्ल लड़की के स्मिता होने की बात मान सकता था, पर अब पवन भी एक साथ दो लोगों के हमशक्ल तो नहीं हो सकते ना। मनमोहन के गुस्से का ठिकाना नहीं था
उसे हरगिज बर्दाश्त नहीं था कि जिस मधु को पिछले 3 सालों से मरा हुआ समझ रहा था और जिसके कत्ल के इल्जाम में उसका छोटा भाई जेल की सजा भी काट रहा था, वही मधु यहाँ एक आजाद जिंदगी जी रही है। लेकिन उस रात ये दोनों बचे कैसे? खैर, इन सब बातों का जवाब तो उसे बाद में समझ आता, लेकिन इस बार इस प्रेमी जोड़े का बचकर निकलना तकरीबन नामुमकिन लग रहा था। वहीं इन सब से बहुत दूर जेल में कुछ ऐसा था जो सजायाफ्ता धीरज को परेशान कर रहा था। हवलदार साहब, बस एक बार इंस्पेक्टर दुष्यंत से बात करा दीजिए प्लीज। क्यों मिलना है तुम्हें इंस्पेक्टर दुष्यंत से? वो मैं दुष्यंत साहब को ही बताऊंगा। अब प्लीज मेरे दुष्यंत साहब से एक बार बात करा दीजिए। ऐसा मेरा टाइम वेस्ट करना बंद करो, समझे? प्लीज हवलदार साहब प्लीज सुनिए तो। अबे आरटीओ ऑफिस चलो। हाँ चलते, चलिए। हमने गाड़ी का नंबर देखा है। चलो चलो बैठो। चल बे ओए, चल 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 चल। भैया की गाड़ी पीछे दिख नहीं रही है। एक काम करते हैं, हम कार्तिक सर की पहले गाड़ी लौटाते हैं, फिर देखते हैं क्या करना है। हमें ये शहर छोड़ के भी जाना होगा। भैया हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ऐसा ही करेंगे मधु, तुम चिंता मत करो। हम पुलिस के पास चलें? हम ऐसा नहीं कर सकते। हम दुनिया की नज़र में मर चुके हैं। नया नाम, नई आइडेंटिटी। हम नए शहर चले जाएंगे, वहां में कोई नहीं पहचानेगा। और एक बात याद रखो, हम मधु और पवन नहीं, हम स्मिता और शेखर, इसलिए घबराओ मत। भैया, ये गाड़ी किसी कार्तिक सेठ के नाम पर है और ये रहा उसका पता। चल बैठ, जल्दी बैठ। हमें यहाँ से जाना होगा। लेकिन हम उस गांव में जाएंगे तो पक्के मारे जाएंगे। नहीं गए तो कब तक क्यों भागते रहेंगे? लेकिन करे भी तो क्या करें हम लोग? मधु और मनमोहन के बीच अब कबूतर और बाज वाला खेल शुरू हो चुका था, यानी कि शिकारी हर पल उनकी फिराक में था। अरे मधु, मधु कहाँ है? तुम पागल हो क्या? वो मधु नहीं, स्मिता है। अरे जो भी है, स्मिता कहाँ है वो? मुझे नहीं पता। नहीं पता? नहीं। तो हम बताते हैं। हमने उसे उसके यार के साथ पकड़ लिया, लेकिन भाग गई वो। 3 साल पहले दोनों को जलाकर मारा था। सच सच बता दो कहाँ है, वरना माँ कसम खा रहे हैं तुम्हें मारने में कोई संकोच नहीं करेंगे। बताओ कहाँ है वो? सच में नहीं जानती वो कहाँ है। ए सुन बे, तू यहीं टिके रही हो, जैसे ही कुछ पता चले हमें खबर कर दो। वैसे इतनी बेवकूफ नहीं है कि वो यहाँ आए। तू हिलियो मत यहाँ से। चल बे अरिया, चल। धोखा दिया तुम हमें। हाँ, धोखा दिया तुम हमें। ये आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई? गलतफहमी नहीं हुई हमें, तो बेवकूफ बनाया हमने। तुमने कहा दोनों को मार दिया, हम मान लिए। तुमने कहा हमशक्ल होगी, हम मान लिए। साला मधु की हमशक्ल हो सकती है, लेकिन वो लौंडे पवन का हमशक्ल कहाँ से निकल आया बे? अब खानदान की इज्जत की खातिर हम खून करेंगे उन दोनों, समझे? भैया सुनो तो। अब कुछ नहीं सुनेंगे हम तुम्हारी, अब तुम हमारी सुनो। हम जानते हैं कि वो तुम्हें जेल से छुड़ाने के लिए यहाँ जरूर आएंगे, लेकिन इस बार नहीं बचेंगे वो। और तुम भी सुन लो, बीच में कुछ करने की कोशिश की ना तो खानदान की इज्जत की खातिर हम बहन को तो मारेंगे ही, तुम्हें भी मार देंगे। हमारे भाई ने हमें धोखा दे दिया और बहन ने बिरादरी में नाक कटवा दी। हमारी बेवकूफ है तो उस सपोले पर विश्वास किया। ध्यान दो भैया, गलती हो गई। अभी कौन सी गलती पे? ये सब कुछ जानबूझ के किया है उसने। अरे अब उसे जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। ए अरिया, ये ले, अंदर जाके अपने किसी आदमी को दे दे। उससे कहना आज से उसका परिवार हमारा परिवार, हम उसके परिवार की देखभाल करेंगे, समझे तुम? समझ गए भैया। अब इन कानों को सिर्फ धीरज की मौत की खबर सुनाई देनी चाहिए। समझ लो, काम हो गया। चलो निकलो तुम, जाओ जाओ। इनमें संदेश है, इसे पढ़ लेना। हवलदार साहब,
बस एक बार इंस्पेक्टर दुष्यंत से बात करा दीजिए प्लीज। नहीं भाई, हमारी नौकरी चली जाएगी। हवलदार साहब प्लीज, आपकी नौकरी नहीं जाएगी, ये मैं उनसे पहले बात करूंगा। अरे नहीं भाई, तुम समझते नहीं हो। प्लीज हवलदार साहब, मेरी एक बार बात करा दीजिए। ऐसा नहीं हो सकता। अरे मेरा नहीं। प्लीज हवलदार साहब प्लीज सुनिए तो। तू इधर जा, तुम लोग इधर जाएगा। तू जा इधर। अबे छोटे, मरने दे तू, आजा। आता हूँ भैया। तारी झोपड़ी ठीक से जली नहीं है, कोई जिंदा नहीं बचना चाहिए। होगी हमशक्ल हो सकती है, लेकिन वो लौंडे पवन का हमशक्ल कहाँ से निकला है बे? खानदान की इज्जत की खातिर हम बहन को तो मारेंगे ही, तुम्हें भी मार देंगे। क्या कर रहे हो तुम लोग? ये तो भैया के गुंडे लगते हैं। अगर उन्होंने हमें देख लिया तो वो हमें जाने नहीं देंगे। एक काम करते हैं, हम यही रुकते हैं। इंस्पेक्टर साहब कभी ना कभी तो आएंगे। वो इंस्पेक्टर साहब है ना? हाँ। चलो चलते हैं। को निकालो बाहर। छोड़ दो भैया, छोड़ दो भैया, जाने दो। बिठाओ बे, बैठ। अबे बिठाओ लौंडे को। कहाँ जाएगा तू? है कहाँ जाएगा? गोली मार दूंगा। लेके जा, चल लेके जा। बिठाओ बिठाओ बिठाओ, चलो। सर, हम आपसे मिलने की कब से कोशिश कर रहे थे, क्योंकि आप ही हैं जो हमारे धीरज भैया को बचा सकते हैं। छोड़ो बे, तक तो वो मर चुका होगा, सुना? मनमोहन, तुम्हारी ये गलतफहमी है। भैया, अगर धीरज ने मुझसे कांटेक्ट नहीं किया होता तो मनमोहन तुम दोनों को जला चुका होता। भैया, तुम्हारे अंदर तो इंसानियत ही नहीं बची है, तो इज्जत काहे की? जेल में मरवाने के लिए तुमने मुझे गुंडे भेजे थे, लेकिन भगवान ने मुझे बचा लिया। हवलदार साहब बचाइए! हवलदार साहब! हवलदार साहब बचाइए! हवलदार साहब बचाइए! हवलदार साहब बचाइए! अब तो आपने देख लिया ना हवलदार साहब, जो भाई मारने के लिए मुझे जेल में गुंडे भेज सकता है, वो मेरी बहन के साथ क्या कर सकता है? अब तो मुझे दुष्यंत साहब से मिलने दीजिए, मुझे बात करने दीजिए उनसे। हेलो, क्या? आता हूं मैं। अच्छा धीरज, मुझे ये बताओ कि आखिर ऐसा क्या हुआ था कि मनमोहन अपनी ही बहन का जान का दुश्मन हो गया?
सुनो भाई। हाँ पता करना ये लौंडा कौन है। ठीक है। बाजार में हमारे खानदान की इज्जत उछाल रही थी, दूसरी जात के लड़के से बात करने की हिम्मत तक कैसे हुई तेरी? भैया हुआ क्या, क्यों मार रहे हैं इसे? अबे देख, जान से मार देंगे तुझे हम अगर तूने हमारे खानदान की इज्जत को बाजार में उछाला है तो। और तू छोटे देख, हमसे ज्यादा पढ़ा लिखा है, समझा ले इसे। ये उस लड़के से ना मिले, अब ये तेरी जिम्मेदारी है, समझा? भैया हम जानते हैं हमसे गलती हुई, हमें ऐसे नहीं घूमना चाहिए था, लेकिन वो बहुत अच्छा लड़का है। जब खाना खा लो और उस लड़के को भूल जाओ। ऐसे कैसे भूल जाए, हम उससे प्यार करते हैं। सिर दबा दो। ए छोटे, कहाँ लेके जा रहा है इसको? इसको सोनिया से कुछ नोट चाहिए, अब अकेले कैसे जाने दे इसको, इसीलिए साथ लेके जा रहे हैं इसको। ठीक है, जल्दी वापस आना। ठीक है। पवन देखो, तुम एक अच्छे लड़के हो, लेकिन इस बारे में मनमोहन भैया से बात करने से कोई फायदा नहीं होगा। भैया खानदान की इज्जत के लिए तुम्हारी जान भी ले सकते हैं। तो ले ले जान, लेकिन मधु के बिना नहीं रहेंगे। सिर्फ एक बार मनमोहन भैया से बात तो करा दीजिए। ज्यादा हीरो मत बनो, तो क्या करें भैया हम? तुम्हारे मरने में ही तुम्हारी भलाई है। भैया भैया मधु घर में कहीं नहीं है। क्या? इधर चुप है। इन दोनों के साथ वही करते हैं जो हम दोनों ने प्लान किया था। बचाओ, बचाओ। मार देंगे, छोड़ेंगे नहीं तुझे। जा, छोड़ेंगे नहीं। इतना फर्क है दोनों में। एक भाई अपनी झूठी इज्जत के लिए अपनी बहन को मारने की कोशिश करता है, और दूसरा भाई अपनी जान की परवाह ना करते हुए उसे बचाता है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। धीरज, आखिर वो दोनों लाशें किसकी थी? सर मैं MBBS कर रहा था कानपुर से। ये लाशें लावारिस थी जो मेडिकल कॉलेज में आती है। चल, चल। ये अच्छा नहीं किए तुम, ये अच्छा नहीं किए तुम। तुम्हारा केस मैं दोबारा ओपन करवाता हूँ। देश ने चाहे जितनी तरक्की कर ली हो, लेकिन हमारे समाज का एक हिस्सा आज भी ऐसा है जिसके लिए घर, परिवार, खानदान और जाति वगैरह की इज्जत रिश्तों से ज्यादा बड़ी है। यकीन नहीं होता कि जिस देश में एक बहन अपने भाई की कलाई पर रक्षा का बंधन बांधती है, वहीं उसका भाई परिवार की झूठी इज्जत के लिए अपनी बहन की जान कैसे ले सकता है। मधु और पवन को मारने की कोशिश के जुर्म में मनमोहन को IPC की धारा 307 के तहत 7 साल जेल की सजा सुनाई गई। तो सावधान रहिए उस क्रिमिनल से जो किसी भी चेहरे में, किसी भी रिश्ते में आपके आसपास हो सकता है। अब मुझे दीजिए इजाजत, आपसे फिर होगी मुलाकात जुर्म से जंग की ऐसी ही सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए सावधान इंडिया, यूपी फाइट्स बैक। जुर्म से जंग जारी है, अब यूपी की बारी है। तो